हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 9 की 6 चैप्टर जनसंख्या के इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले भारत की जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है। अध्याय के अंत में हम जनसंख्या वृद्धि, किशोर जनसंख्या तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है भारत की जनसंख्या वितरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी लगभग 20 करोड़ है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी 6 लाख तथा लक्षद्वीप में केवल 64,500 लोग ही निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। हमारा अगला टॉपिक है घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीप राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा तथा कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम होता है। जब पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है तो उसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है।
मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि के दर का मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास देश के आंतरिक या देश के बाहर हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है किशोर जनसंख्या। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत से किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। यह नीति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।